अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, अपना ख़्याल रखें और दूसरों का भी ख़्याल रखें। मेनली कंसर्न जो होता है वो इंसान की हेल्थ का होता है। तो मौसम भी उस तरह का है, कुछ वायरस भी दोबारा से आ रहा है, तो काइंडली अपना ख़्याल रखें और जो आपके अपने हैं उनका भी ख़्याल रखें, ठीक है? हम लोग साइकोलॉजी की हिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपसे साइकोलॉजी की हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ मटेरियल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, वो कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। हिस्ट्री को मैं इसलिए थोड़ा प्रोलॉन्ग कर रही हूँ क्योंकि जो किसी भी सब्जेक्ट की जब आप हिस्ट्री को इन डेप्थ या डिटेल में पढ़ लेते हो ना, तो फिर आपके लिए उस सब्जेक्ट को आगे लेकर चलना थोड़ा ईजी हो जाता है। किसी भी सब्जेक्ट की हिस्ट्री आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए कि इस सब्जेक्ट की हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई और इसमें कितनी एडवांसमेंट आई। इन सब चीज़ों का आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हिस्ट्री जो साइकोलॉजी की हिस्ट्री है, इसको मैंने ज़्यादा फ़ोकस किया है क्योंकि मैं साइकोलॉजी की हिस्ट्री पे ही जो है मैं अभी कुछ वीडियोज़ मज़ीद बनाऊँगी। क्योंकि साइकोलॉजी बहुत पुराना सब्जेक्ट है, अगर इसको देखा जाए तो। ठीक? तो आज भी हम लोग हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी को ही थोड़ा टच करेंगे, थोड़ा उसको डिटेल में आगे देखेंगे कि साइकोलॉजी किस तरह आई, पहले ये किन सब्जेक्ट के साथ मर्ज थी, पहले इसमें किस चीज़ को देखा जाता था और अब साइकोलॉजी में क्या एडवांसमेंट आई है और अब साइकोलॉजी को किस तरीके से देखा जाता है। ठीक है, हम लोग अपनी उसको स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी क्या करती है? हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी को हम लोग इस तरह देखते हैं कि ये हमें एक टाइमलाइन देती है इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट की। टाइमलाइन का मतलब होता है कि किस तरीके से टाइम गुजरता चला गया और किस तरीके से टाइम को यूटिलाइज करके साइकोलॉजिस्ट ने, फिलोसोफर्स ने साइकोलॉजी के फील्ड में अपना अपना रोल प्ले किया। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी presents a timeline of some of the most important psychologists, beginning with the early Greek philosophers and extending to the present day. जब साइकोलॉजी की बात शुरू हुई वहां से लेकर आज तक क्या क्या इसमें काम हुआ, ये हम देखेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी को हम लोग डिवाइड कर देते हैं मेनली दो पीरियड्स के अंदर। एक वो वाला पीरियड जब साइकोलॉजी को एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन के तौर पे नहीं माना जाता था, जब ये बात मानी जाती थी कि साइकोलॉजी का साइंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हाँ साइकोलॉजी का ताल्लुक जो है फिलॉसफी के साथ है, इस चीज़ को माना जाता था। इस चीज़ पे बात की जाती थी कि साइकोलॉजी का ताल्लुक जो है वो फिलॉसफी के साथ ज़्यादा है और साइकोलॉजी जो है वो उसका साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब वो साइंटिफिक डिसिप्लिन नहीं है। ठीक है, तो उस बेसिस पे साइकोलॉजी की हिस्ट्री को मेनली दो पीरियड्स में डिवाइड कर दिया गया। एक वो वाला पीरियड जब साइकोलॉजी को एक एज अ साइंस डिसिप्लिन नहीं माना जाता था, उस पीरियड को हमने नाम दे दिया प्री साइंटिफिक पीरियड। ठीक, और जब साइकोलॉजी की प्रॉपर डेफिनेशन आई, जिस टाइम साइकोलॉजी को, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि जब साइकोलॉजी को प्रॉपर कहा गया कि साइकोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी है बिहेवियर की और मेंटल प्रोसेसेस की, जब ये वाली डेफिनेशन आई, जब ये वाले पीरियड की बात आई, तो फिर हमने क्या कहा कि ये क्या है, साइंटिफिक पीरियड। साइकोलॉजी को हमने दो जगह पर डिवाइड कर दिया, प्री साइंटिफिक पीरियड और साइंटिफिक पीरियड। अब हम लोग आगे देखते हैं कि प्री साइंटिफिक पीरियड में किस किस ने क्या काम किया और साइंटिफिक पीरियड जब इसको कहा गया तो वो किस बेसिस पे कहा गया और किस किस ने क्या क्या काम किया। ठीक है, ओके। अब हम लोग पहले बात करेंगे प्री साइंटिफिक पीरियड की। प्री साइंटिफिक पीरियड भी मजीद तीन पीरियड्स में मजीद आगे डिवाइड होता है। इसमें ग्रीक पीरियड आ जाता है, मिडल पीरियड है और इस्लामिक पीरियड है। ठीक है,
प्री साइंटिफिक पीरियड, ये उस पीरियड की बात हो रही है जब साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस नहीं कहा जाता था। ये हम उस दौर की बात कर रहे हैं कि जब साइकोलॉजी की डेफिनेशन जो है वो ये नहीं थी कि साइकोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस है। नहीं, ये हम उस दौर की बात कर रहे हैं कि जब साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ माइंड, इस तरह की चीजों से नाम दिया जाता था। ठीक, ओके। प्री साइंटिफिक पीरियड की हम बात करें तो प्री साइंटिफिक पीरियड मजीद आगे डिवाइड होता है किसमें? ग्रीक पीरियड में, मिडिल पीरियड में और इस्लामिक पीरियड में। ठीक है, तो एज वी ऑल नो कि ग्रीक पीरियड में भी किस किसने काम किया, मिडिल पीरियड में किसने काम किया, और इस्लामिक पीरियड जब आया तो उसमें साइकोलॉजी के फील्ड में किस किसने काम किया। अब ग्रीक पीरियड में पहला नाम किसका है? हिपोक्रेट्स का। फिर नाम आ जाता है प्लेटो का। फिर नाम आता है अरिस्टोटल का। फिर हम लोग आते हैं मिडिल पीरियड के अंदर। तो मिडिल पीरियड में एस्ट्री ऑगस्टाइन, प्लॉटिनस। इस्लामिक पीरियड में अलकुंदी, अल-फराबी, इब्न सीना, गजाली और शाह वलीउल्लाह एंड मेनी मोर नेम्स जो यहाँ मेंशन नहीं किए गए, अभी यहाँ मेंशन नहीं है स्लाइड के अंदर, लेकिन और भी बहुत से नाम हैं जो कि प्री साइंटिफिक पीरियड के अंदर आते हैं। रिनाइसेंस पीरियड, रिनाइसेंस पीरियड में कौन कौन आ गया? फ्रांसिस बेकन, रेने डिस्कार्टिस, जॉन लॉक, डार्विन, ब्रोका, वेबर, फेशनर एंड थॉमस हॉबिस। ओके, अब हम बात की हमने रिनाइसेंस पीरियड की, तो ये वो वाला पीरियड था जब साइकोलॉजी प्रॉपर साइंटिफिक डिसिप्लिन के तौर पे आ चुकी थी। साइकोलॉजी की डेफिनेशन चेंज हो चुकी थी। साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ सोल से शिफ्ट कर दिया गया था स्टडी ऑफ बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस में। ठीक है, फिलोसफिकल इंटरेस्ट जो था ह्यूमन माइंड का और बिहेवियर का, इसमें तो अगर हम एंशिएंट सिविलाइजेशन की बात करें तो हमारा इसमें बहुत पीछे तक हम जा सकते हैं। ठीक है, इसमें इजिप्ट है, पर्शिया है, ग्रीस है, चाइना है। ओके, अब हम लोग हिस्ट्री को प्रॉपरली स्टार्ट लेते हैं तो हम बात करते हैं ग्रीक पीरियड की। ठीक, ग्रीक पीरियड में जो अर्ली ग्रीक फिलोसोफर्स थे केम अप विद द पॉइंट कि साइकी इज लाइक अ सब्सटेंस लाइक ब्रेथ और एयर। ग्रीक अर्ली फिलोसोफर्स जो थे वो कहते थे कि साइकोलॉजी को उन्होंने किस तरह डिफाइन किया कि साइकी जो है वो एक सब्सटेंस लाइक स्ट्रक्चर है, सब्सटेंस है कोई, जिस तरह हमारे लिए सांस लेना, हमारे लिए एयर जितनी ज़रूरी है, जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करती है, उसके बगैर हम सांस नहीं ले सकते एयर के बगैर। उन्होंने कहा कि साइकी भी जो है वो एक इज लाइक अ सब्सटेंस which control our body and its existence is necessary to live a healthy life. ग्रीक पीरियड में हिपोक्रेट ने क्या बात की थी? हिपोक्रेट की क्या थ्योरी थी? हिपोक्रेट ने क्या बात बताई? हिपोक्रेट जो था वो ग्रीक फिजिशियन था who is considered one of the most outstanding figures in the history of medicine. हिपोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है क्योंकि हिपोक्रेट्स ने मेडिसिन के फील्ड में बहुत सारा काम किया। इसी तरह हिपोक्रेट्स ने साइकोलॉजी के फील्ड में भी बहुत काम किया। ठीक, तो इसीलिए हिपोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। हिपोक्रेट्स ने पर्सनालिटी ट्रेट्स पे, ह्यूमन बिहेवियर्स पे थ्योरी पेश की। ठीक है, हिपोक्रेट्स की जो थ्योरी थी उसने ये बताया कि पर्सनालिटी ट्रेट्स और ह्यूमन बिहेवियर्स जो हैं वो 4 सेपरेट टेम्परामेंट्स पे बेस्ड करते हैं। ठीक है, और इन 4 सेपरेट टेम्परामेंट्स का ताल्लुक होता है हमारे 4 फ्लूइड्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, यहाँ पे हम उन चारों फ्लूइड्स की बात करेंगे जो कि हमारी बॉडी से रिलीज होते हैं। हमारा एक सर्टेन ऑर्गन है जो कि सर्टेन एक लिक्विड रिलीज कर रहा है हमारे उसमें ब्लड में। ठीक है, तो हिपोक्रेट ने क्या कहा कि हमारे ये जो 4 सेपरेट हमारे बॉडी के फ्लूइड्स हैं ये बेस्ड करते हैं, इनका कनेक्शन है कुछ ह्यूमन के बिहेवियर के साथ और ह्यूमंस की पर्सनालिटी के साथ।
तो उसने क्या थ्योरी दी हम देखते हैं। सबसे पहले उसने कहा कोलेरिक टेम्परामेंट। अब पहले हम देख लें कि टेम्परामेंट के नाम क्या क्या हैं, कहाँ से रिलीज होते हैं, फिर हम देखते हैं कि ये कोलेरिक टेम्परामेंट जिसका हो वो उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। ये चीजें हम बाद में देखते हैं, ठीक है। कोलेरिक टेम्परामेंट, येलो बाइल फ्रॉम द लिवर। melancholic temperament, black bile from the kidneys. Sanguine temperament, red blood from the heart, ठीक है। phlegmatic temperament, white phlegm from the lungs। अब ये थेरी थी हिप्पोक्रेट्स की जो उसने दी थी, और उसने ये कहा था कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स और ह्यूमन बिहेवियर्स जो हैं वो बेस करते हैं इन 4 टेम्परामेंट्स पे, और इन 4 टेम्परामेंट्स का जो ताल्लुक है वो हमारे इन 4 बॉडी के फ्लूइड्स के साथ है। अब हम देखते हैं कि इसका कनेक्शन क्या है हमारी बॉडी फ्लूइड्स के साथ, जिसको उसने कोलेरिक का, मेलनकॉलिक का, सैंग्विन का और फ्लेगमेटिक का नाम तो दे दिया कि ये 4 टेम्परामेंट हैं पर्सनैलिटी के, ये 4 ह्यूमन बिहेवियर के टेम्परामेंट हैं, और इनका एसोसिएशन है इन बाइल्स के साथ। ये जो 4 किस्म के लिक्विड्स रिलीज हो रहे हैं बॉडी से, इन टेम्परामेंट्स का इसके साथ कनेक्शन है। अब देखना ये है कि इनका इसके साथ कनेक्शन क्या है। तो उसके बाद ग्रीक फिजिशियन था और फिलोसोफर था गैलन, ठीक है। ग्रीक फिजिशियन और फिलोसोफर था गैलन। उसने हिप्पोक्रेट के थ्योरी को आगे लेके चला। उसने हिप्पोक्रेट की पर्सनालिटी के थ्योरी पे काफी सारा काम किया, और काम करने के बाद वो इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि डिजीजेस और पर्सनालिटी डिफरेंसेस कुड बी एक्सप्लेन्ड। अगर एक की पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट है, दूसरे की एक्सट्रोवर्ट है, कुछ लोग शाय हैं, कुछ लोग एग्रेसिव हैं, कुछ लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं, कुछ लोग थॉटफुल हैं, तो ये सब जो डिफरेंसेस हैं ये किस बेसिस पे आ रहे हैं। तो गैलन ने हिप्पोक्रेट की थ्योरी पे जब काम किया तो उसने ये इस चीज को काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ये जो जिन ह्यूमर्स की हमने बात की है ना पिछले स्लाइड में, और हमने कहा कि ये टेम्परामेंट जो है इस फ्लूइड के साथ एसोसिएट करता है, तो ये हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये पर्सनालिटी डिफरेंसेस जो हैं उसने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए कि जब इन में इम्बैलेंस आ जाता है, ठीक है, इन 4 लिक्विड में, फ्लूइड्स में जब इम्बैलेंस आ जाता है तो फिर क्या होता है, ईच पर्सन एग्जिबिट्स वन ऑफ द 4 टेम्परामेंट्स, ठीक है। कोलेरिक पर्सन, अगर कोलेरिक जो फ्लूइड जो रिलीज हो रहा है बॉडी से, अगर वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, उसका इम्बैलेंस हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, कोलेरिक पर्सन क्या होगा, पैशनेट होगा, एम्बिशियस होगा और बोल्ड होगा। मेलनकॉलिक क्या होगा, मेलनकॉलिक पर्सन जो है वो रिजर्व्ड होगा, एंशियस होगा, अनहैप्पी होगा। सैंग्विन पर्सन होगा, जॉयफुल होगा, ईगर होगा, ऑप्टिमिस्टिक होगा। एंड फ्लेगमेटिक पर्सन जो है वो काम होगा, रिलायबल होगा, थॉटफुल होगा, ठीक है। अब ये इसने क्या बात की थी, इसने हिप्पोक्रेट ने ये बताया था ना कि येलो बाइल जो है, इसने येलो बाइल को जो सिक्रेट हो रहा था, येलो बाइल को इसने एसोसिएट कर दिया किसके साथ, कोलेरिक टेम्परामेंट के साथ, कि जिसका येलो बाइल का इम्बैलेंस आएगा वो क्या होगा, बंदा पैशनेट होगा, एम्बिशियस होगा, बोल्ड होगा। उसके बाद ब्लड फ्रॉम द हार्ट, melancholic person is reserved, anxious and unhappy। और जो गैलन की थ्योरी थी वो काफी अरसा चलती रही, काफी पॉपुलर हुई ये थ्योरी, और काफी इस पे काम किया गया, क्योंकि ये थ्योरी जो है इसने बहुत सारे उसमें चेंजेस लेकर आई। प्लेटो, अब हम बात करते हैं प्लेटो की। ये याद रखिएगा कि हम लोग अभी प्री साइंटिफिक पीरियड की बात कर रहे हैं। अभी तक साइकोलॉजी को साइंटिफिक स्टडी का या स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस का नाम नहीं दिया गया।
ठीक है, सॉरी। अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, प्री साइंटिफिक पीरियड की। वो प्री साइंटिफिक पीरियड में कौन से फिलोसोफर्स थे, कौन से साइकोलॉजिस्ट थे, कौन से डॉक्टर्स थे, किस किसने क्या काम किया, अभी हम लोग उन चीजों को देख रहे हैं। ठीक है, हिपोक्रेट की हमने बात कर दी। हमने बताया कि हिपोक्रेट ने पर्सनालिटी पे थ्योरी दी थी, 4 टेम्परामेंट्स बताए थे। टेम्परामेंट्स का उसने बताया था कि 4 बॉडी फ्लूइड्स हैं, अगर उनमें कुछ इम्बैलेंस आ जाएगा। फिर गैलन उसकी थ्योरी को लेके आगे चला। ये सब चीजें हमने डिस्कस की। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्लेटो की। ठीक है, प्लेटो ने क्या कहा था, प्लेटो ने ये प्रपोज किया था कि ह्यूमन साइकी जो है was a seat of all knowledge and that the human mind was imprinted with all the knowledge it needed. ठीक है, प्लेटो ने ये बात कही थी। प्लेटो ने ये कहा कि जो साइकी है ना, साइकी वो कुछ ऐसा है कि तमाम के तमाम नॉलेज जो है वो वहां पर है। ठीक है, और जब ह्यूमन माइंड को किसी भी किस्म का नॉलेज, जिस सिचुएशन के लिहाज से जो नॉलेज चाहिए होता है, ह्यूमन माइंड वहां से अपना रिलेटिव नॉलेज जो है वो ले लेता है। ठीक है, फ्रेमवर्क दिया प्लेटो ने। साइकी की हम बात कर रहे थे, तो प्लेटो ने जी 3 एस्पेक्ट्स दिए साइकी के। ठीक है, उन्होंने कहा कि proposed the idea that mind consisted of 3 interwoven parts called the tripartite mind. ठीक है, प्लेटो ने माइंड को फर्दर डिस्कस किया, फर्दर स्टडी किया, और उसके बाद उसने कहा कि माइंड जो है वो 3 तरह के इंटरवोवन पार्ट से मिलकर बना होता है। ठीक है, जिसको उसने क्या कहा, ट्राइपार्टाइट माइंड। फर्स्ट द लॉजिस्टिकन, सेकंड द थर्मस एंड थर्ड द एपिथेमेटिकॉन। ठीक है, जिस फर्स्ट पास की इसने बात की, लॉजिस्टिकन की, उसमें इसने कहा कि ये जो माइंड का पार्ट है इसका लिंक किस चीज के साथ है, इंटेलेक्ट, सीट ऑफ रीजनिंग एंड लॉजिक। जब भी हम कोई रीजनिंग यूज कर रहे हैं, जहाँ पे हमको लॉजिक यूज कर रहे हैं, जहाँ पे हमें किसी भी चीज को लॉजिकली जो है एक्सप्लेन करना है, किसी चीज की कोई दलील देनी है, या किसी चीज की हमने वजह बतानी है, या हमने किसी चीज को इस तरीके से देखना है, तो वहां पे हमारे माइंड का कौन सा पार्ट काम कर रहा है, लॉजिस्टिकल माइंड। ठीक है, थॉमस माइंड क्या कर रहा है, ये स्पिरिचुअल सेंटर है माइंड का, एंड डिक्टेटेड इमोशंस एंड फीलिंग्स। एपिथेमेटिकॉन क्या है, दिस पार्ट गवर्न्स डिजायर्स एंड एपिटाइट्स। ठीक है, प्लेटो जो था वो एक एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर था। सोक्रेट्स का जो है ये स्टूडेंट था, और अरिस्टोटल का जो है ये टीचर था। ठीक है, और इसकी बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। ओके, अभी हमने डिस्कस कर लिया प्लेटो को हमने बता दिया कि प्लेटो ने जो माइंड में बात की थी, 3 पार्ट्स की उसने बात की। उसने कहा इंटेलेक्ट है, विल है, एपिटाइट है। इंटेलेक्ट को उसने कहा कि इंटेलेक्ट जो है वो पर्सनैलिटी की वो एबिलिटी है जो कि हेल्प करती है हमें चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। कोई भी पर्सन अंडरस्टैंड करता है वर्ल्ड को अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली, अपने इंटेलेक्ट के अकॉर्डिंगली, जिसको उसने ट्राइपार्टाइट माइंड का नाम दिया। उसमें फर्स्ट चीज उसने डिस्कस की, उसने कहा इंटेलेक्ट की बात है। सेकंड बात उसने डिस्कस की, सेकंड बात में उसने कहा कि विल है। विल विल क्या है, विल इज द ड्राइव और विश जो कि ट्रिगर करती है पर्सन को टू डू समथिंग। ठीक है, एपिटाइट क्या है, लास्ट उसने बात की एपिसोमेटिकॉन पार्ट की। उसमें उसने कहा कि ये वो पार्ट है आपके माइंड का जो कि डील करता है आपकी बॉडी के नीड्स के साथ। ठीक है, वो नीड्स बॉडी की जो कि रिलेट कर रही हैं आपकी हंगर के साथ, आपके लव के साथ। ओके, अब हम बात करते हैं अरिस्टोटल की। ये बात मैं आपको बार बार क्लियर कर रही हूँ कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं प्री साइंटिफिक पीरियड की। इस बात को प्लीज ध्यान में रखिएगा
कि हम लोग अभी प्री साइंटिफिक पीरियड की बात कर रहे हैं, ठीक। अरिस्टोटल, अरिस्टोटल कौन था जी? अरिस्टोटल, building upon the work of earlier philosophers and their studies into mind, reasoning and thought, wrote a first known text in the history of psychology called the Parapsyche. Aristotle's psychology proposed that the mind was the first reason for the existence and functioning of the body. देखो, जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं प्री साइंटिफिक पीरियड की, तो आपको इस चीज से भी अंदाजा हो जाएगा कि जहाँ साइकोलॉजी की बात हो रही है वहां पे माइंड की बात हो रही है, वहां पे सोल की बात हो रही है। अभी कहीं भी साइकोलॉजी को ये नहीं कहा जा रहा कि साइकोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी है किसी चीज की, या साइकोलॉजी में हमें कोई मेंटल प्रोसेसेस को डिस्कस करना चाहिए, या साइकोलॉजी में किसी ब्रेन के पार्ट का ऐसा कोई फंक्शन है, वो बात नहीं की जा रही है। अभी बात सिर्फ क्या हो रही है? माइंड की। कहीं माइंड की बात हो रही है तो कहीं सोल की बात हो रही है, ठीक है। ओके, अरिस्टोटल ने क्या प्रपोज किया? सोल की बात की तो अरिस्टोटल ने कहा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सोल्स, प्लांट सोल, एनिमल सोल एंड ह्यूमन सोल। which gave humanity the unique ability to reason and create. अब हम बात ये करेंगे कि ये प्लांट सोल क्या है, एनिमल सोल क्या है और ह्यूमन सोल क्या है, ठीक है। अरिस्टोटल के अकॉर्डिंगली द ग्रेटेस्ट थिंकर ऑफ द होल ऑफ एंशिएंट थैलेस, अरिस्टोटल, इसके अकॉर्डिंगली 3 टाइप्स ऑफ सोल्स थे, प्लांट सोल, एनिमल सोल एंड द ह्यूमन सोल। अब जहां बात सोल की आ रही है वहां भी हम देखते हैं कि प्लेटो जो अरिस्टोटल जो था वो बिलीवर था इन नर्चर का, ठीक है। उसका ये कहना था, उसका ये मानना था कि जब एक बच्चा पैदा होता है ना तो वो बिल्कुल ब्लैंक होता है, उसके माइंड में, उसके जहन में किसी किस्म की सोच या किसी किस्म का कुछ भी बिहेवियर या कुछ कुछ भी लर्न चीज नहीं होती, वो बिल्कुल ब्लैंक होता है, ठीक है। फिर उसने बात की कि जब जिस तरह वो बड़ा होता है, एक्सपोज करता है, चीजों को एक्सपीरियंस करता है, तो फिर क्या होता है, उसके अंदर एक स्टोर ऑफ नॉलेज बिल्ड होता रहता है, जिसको वो बाद में अपने लेटर ऑन लाइफ में उसको यूज करता है, ठीक है। अब न्यूट्रिटिव सोल, प्लांट सोल मोस्ट वाइडली शेयर्ड है ऑल लिविंग थिंग्स में। तो इसकी अगर हम बात करें तो अरिस्टोटल ने इसके बारे में ये कहा कि जिस तरीके से हम देखें कि प्लांट सोल जो है, एनिमल सोल जो है, ह्यूमन सोल जो है, ये एक विच गिव ह्यूमैनिटी द यूनिक एबिलिटी टू रीजन एंड क्रिएट। ओके, अब हम लोग आगे हैं मिडिल पीरियड पे। तो मिडिल पीरियड को हम लोग इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे इन आवर नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है और आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो काइंडली आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें जितना आप लोग कर सकते हैं, और स्टे ट्यून और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।